नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन बेहद खास है। 73 साल पहले आज के ही दिन पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान और चीन के अवैध कब्जे वाला अक्साई चिन भी शामिल है, भारत के झंडे तले आ गया था। 1947 के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार की बागडोर जिनके भी हाथों में आई, वो तिरंगे को सलामी देते रहे। लेकिन अब वहां की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कसम खाती फिर रही हैं कि वो भारत का झंडा नहीं उठाएंगी। महबूबा मुफ्ती की दलील यह है कि उन्होंने तिरंगे को इसलिए कबूल किया था क्योंकि भारत सरकार ने आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दे रखा था। जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा भी तिरंगे के साथ साथ था, जिसे आर्टिकल 370 के तहत ही खत्म कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती वो समझौता भी याद दिला रही हैं जिसे जम्मू कश्मीर के तब के महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ किया था। वो बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय इस शर्त पर हुआ था कि वहां रियासत की संप्रभुता और राज्य की जमीन पर विशेष अधिकार बना रहेगा। हालांकि महबूबा मुफ्ती एक बात नहीं बता रही कि भारत में विलय करते समय महाराजा हरि सिंह ने उसी समझौते के तीसरे और चौथे पॉइंट में हामी भरी थी कि भारत सरकार को जम्मू कश्मीर के बारे में कानून बनाने का अधिकार होगा, जिसे लागू कराने का अधिकार जम्मू कश्मीर के शासक यानी महाराजा हरि सिंह और उनके उत्तराधिकारियों को होगा। महबूबा मुफ्ती को यह शायद याद नहीं कि हरि सिंह जम्मू कश्मीर के आखिरी महाराजा थे और 59 साल पहले उनके निधन के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार वहां की जनता चुनती रही है। जनता की चुनी जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ भारत सरकार तालमेल बिठाए रखने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति वैसे ही करती रही है जैसे कि भारत के अन्य राज्यों में। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 सिर्फ वहां के राजनेताओं के लिए राजनीतिक हथियार बनकर रह गया था। पिछले एक साल में यह बात साबित भी हो गई। आर्टिकल 370 खत्म होने का जम्मू कश्मीर की जनता ने विरोध नहीं किया। अब भी वहां सिर्फ नेता हैं जो आर्टिकल 370 बहाल करने की मांग कर रहे हैं, विवादास्पद और भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जिसकी वजह से अब जम्मू कश्मीर में तिरंगे पर तकरार शुरू हो गई। आज हमारे लिए विजय दिवस है, जश्न आजादी का दिन है। जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्रा पर घमासान। महबूबा के बयान पर बीजेपी की तिरंगा क्रांति। मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम। कश्मीर विलय के दिन घाटी में वंदे मातरम। मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम। साल पहले 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर रियासत के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। कश्मीर के डोगरा वंश के महाराजा हरि सिंह को अच्छी तरह पता था कि पाकिस्तान की नीयत में खोट है और वो जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है, जिससे बचने के लिए महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ जाने का फैसला किया। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक दिन बाद यानी 27 अक्टूबर को इसे स्वीकार भी कर लिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहरा दिया गया। लेकिन जब उसी तिरंगे पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान आया तो पूरा कश्मीर उबल उठा। मातरम मातरम वंदे मातरम। बीजेपी ने महबूबा के बयान का विरोध करते हुए विलय दिवस यानी 26 अक्टूबर के दिन तिरंगा यात्रा निकाली। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक फिजाओं में वंदे मातरम के नारे गूंज उठे। मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में बयान दिया था कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं दिखेगा। जहां देखिए जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीडीपी के ऑफिस में पहुंचे हैं, वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं, ये पीडीपी का जम्मू में मुख्यालय है और यहां पर तिरंगा फहरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं। आज तिरंगा रैली जम्मू में निकाली गई थी, उसके चलते ही जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, युवा जो हैं बीजेपी के, वो यहाँ पहुंचे हैं।
जम्मू में तवी नदी के तट पर स्थित महाराजा हरि सिंह पार्क से शुरू हुई बीजेपी की तिरंगा क्रांति पीडीपी दफ्तर पहुंची और वहां घमासान मच गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और वहां मौजूद युवाओं ने दफ्तर में लगे पीडीपी के झंडे के ऊपर तिरंगा फहरा दिया। महबूबा मुफ्ती की तस्वीर पर हरा रंग पोत दिया। पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं का आक्रोश चरम पर था। वो धारा 370 और तिरंगे पर महबूबा मुफ्ती के उस विवादित बयान से गुस्से में थे, जिस पर बिहार में हुई एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने भी पलटवार किया। They desecrated the Constitution of India. उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ा दी अपना मैनिफेस्टो पूरा करने के लिए। इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो जो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ करेंगे वो सही है, वो गलत है। वो तब भी गलत था, वो आज भी गलत है। और हमने ये इरादा किया, अहद किया कि जो हमसे छीना गया है उसको हम हासिल करेंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला लिया, जिसके खिलाफ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई पार्टियों ने विरोध जताया था। हाल ही में जम्मू कश्मीर की कई पार्टियों ने गुपकर समझौता भी किया है, लेकिन 14 महीने तक नजरबंद रही पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के तिरंगे पर दिए गए बयान से तो जैसे आग लग गई। बीजेपी ने इसके खिलाफ तिरंगा क्रांति छेड़ दी। सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और महबूबा के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक महबूबा विरोध के सुर बुलंद किए जाने लगे। ये तिरंगा झंडा आपको उठाना पड़ेगा अगर भारत में रहना होगा। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और गुपकार गैंग वालों को अगर रहना होगा तो तिरंगा झंडा उठाना पड़ेगा, नहीं तो घसीट के पाकिस्तान भेज दिए जाओगे। यहाँ के जो लोग आज जो गुपकारी इकट्ठे हुए हैं, यही लोग थे जो हमेशा पाकिस्तान के झंडे का समर्थन करते रहे। आज इनकी ये बिल्ली थैले से बाहर आ रही है और खुल करके ये सामने चीजें आ रही है। गुप्ता जी, एक सवाल और है कि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, मैं जम्मू कश्मीर का झंडा ही उठाऊंगा। देखिए, ये सपने लेना छोड़ दें, सपनों की दुनिया में रहना बंद करें। कुछ होने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारे एजेंडे में था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हमने उसके लिए दिया है और कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये झंडा कभी वापस आने वाला वो नहीं है, हमेशा तिरंगा ही रहे। बीजेपी ही नहीं बल्कि तिरंगा रैली में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। वो भी देश के झंडे की खातिर खून बहाने को तैयार नजर आए। सड़कों पर उतरे लोगों के हुजूम ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर नाराजगी जाहिर की। भारत माता की जय। गौर से देखिए, हाथ में तिरंगा लिए जमीन पर बैठकर नारे लगाती इस महिला को, इनका नाम सुनीता अरोड़ा है। मातरम, मातरम, मातरम। किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान से इस कदर आहत हैं कि पुलिस तक से उलझ बैठी। इन्होंने पीडीपी मुख्यालय के बाहर तारबंदी को उखाड़ने की कोशिश की, जिस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की तक हुई। महबूबा मुफ्ती जी ने तो जहर घोला है। 60 सालों में कांग्रेस के ऊपर टिप्पणियां करते हुए किसी के कंधे पर बंदूक रखा और गोली खुद चलाई। मैं कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा लहरा सकती हूँ तो ये तो मेरे जम्मू की धरोहर है, किसी के बाप की जायदाद नहीं है। ये जम्मू कश्मीर की धरोहर है। इस धरोहर पे मुझे तिरंगा लहराने का अधिकार है। उधर श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराने की कोशिश करते 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये हाथ में तिरंगा लिए और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए लाल चौक की ओर जा रहे, लेकिन कानून व्यवस्था के मद्देनजर इन्हें रोक दिया गया और हिरासत में ले लिया गया।
हर एक हिंदुस्तान का झंडा पूरे कश्मीर में लेना होगा। 7 जुलाई 1952 में जम्मू कश्मीर की संविधान निर्माता सभा ने एक अध्यादेश पारित कर 11 जुलाई 1939 के झंडे को राज्य के आधिकारिक झंडे के रूप में स्वीकार किया। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य के झंडे को लेकर 2015 में उस वक्त विवाद शुरू हो गया था जब राज्य में बीजेपी के निर्वाचित विधायकों ने लाल रंग का ये झंडा फहराने से इनकार कर दिया था। 370 को संविधान में एक अस्थायी प्रोविजन के रूप में रखा गया था और उसको खत्म होना ही था और किसी न किसी को तो फैसला लेना था, कभी न कभी फैसला लेना था। अभी होता ये था कि दो परिवार जो थे, एक मुफ्ती साहब का, एक अब्दुल्ला साहब के, दो परिवार वहां राज करते रहे। कभी बीच में सादिक और बख्शी साहब का राज आ गया था, बाकी इन्हीं का राज तो चल रहा है। तो इन लोगों को वो सुविधा, कश्मीरी अवाम उसमें शामिल हो, सारे लोग शामिल हो, कश्मीर बाकी भारत की तरह का हिस्सा बने, उससे इनको दिक्कत है, इसलिए उसका विरोध कर रही है। जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की जगह राष्ट्रवाद ने ले ली है। देश की एकता और अखंडता का माहौल समृद्ध हो रहा है और शायद यही तमाम चीजें कश्मीर के उन नेताओं को कांटे की तरह चुभ रही हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कभी आतंकियों की पैरवी करते हैं, कभी दुश्मन देश की वकालत करते हैं, तो कभी अलगाववाद की आग भड़काने की कोशिश करते हैं। तिरंगे पर महबूबा मुफ्ती के बयान पर जम्मू कश्मीर में भले ही घमासान छिड़ा हो, लेकिन पाकिस्तान उनके बयान से जरूर खुश हुआ होगा, जो भारत से दुश्मनी में इस कदर बौखला चुका है कि उसे अपना ही जलता घर नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान एक तरफ इमरान को गद्दी से हटाने की विपक्ष की मुहिम से जल रहा है, तो दूसरी ओर कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान के हिंदुओं पर जुल्म की सारी हदें तोड़ दी हैं। नवरात्र के मौके पर पाकिस्तान में एक बार फिर मंदिरों को निशाना बनाया गया। इमरान राज में अल्पसंख्यकों पर जुल्म की भयावह तस्वीर देखेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार का कट्टरपंथी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। वहां सिंध प्रांत में नवरात्र के आखिरी दिन एक और मंदिर कट्टरपंथियों के निशाने पर आया और वहां दुर्गा माता और उनके शेर की मूर्ति तोड़ दी गई। खबर है कि यह घटना सिंध प्रांत के नगर पारकर कस्बे की। यह पाकिस्तान की इकलौती तहसील है जहां आज भी हिंदू आबादी ही बहुसंख्यक है। राजस्थान सीमा से लगे हुए इसी कस्बे में दुर्गा माता का चूड़ियों जवाल मंदिर भी खतरे में है। जिस जगह वो मंदिर है वहां ग्रेनाइट पत्थर की खदान है। पाकिस्तान सरकार के इशारे पर खनन माफिया वहां ग्रेनाइट पत्थर निकालने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे नगर पारकर का ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर किसी भी दिन ध्वस्त हो सकता है। वैसे पाकिस्तान के लिए हिंदू मंदिरों को खत्म करना कोई नई बात नहीं है। वहां के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने 6 साल पहले बताया था कि 1990 के बाद 1.5 दशक से भी कम समय में पाकिस्तान के 428 मंदिरों में सिर्फ 20 बचे। बाकी मंदिरों को पाकिस्तान की सरकार, वहां के कट्टरपंथी और पाकिस्तानी फौज के संरक्षण में पलने वाले भूमाफिया ने हजम कर लिया। चूंकि मामला हिंदुओं का है जिनकी नस्ल ही पाकिस्तान की सरकार मिटा देना चाहती है, इसलिए हिंदुओं के खिलाफ सारे हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। हिंदू लड़कियों को अगवा करके जबरन धर्म बदलकर उनका निकाह कराना, हिंदुओं को अछूत बताना, हिंदुओं के धर्मस्थलों को तहस नहस करना, ये 3 एजेंडे पाकिस्तान की सरकार चला रही है। यह काम पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के जरिए कराया जाता है ताकि पाकिस्तान की सरकार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से अपना पल्ला झाड़ सके। बदले में पाकिस्तान की पूरी मशीनरी हिंदुओं को निशाना बनाने वालों को बचाने में जुटी रहती। इसी महीने नवरात्र शुरू होने से पहले सिंध प्रांत के ही बादिन जिले में एक हिंदू मंदिर को तोड़ दिया गया। वहां की पुलिस ने शिकायत मिलते ही दावा करना शुरू कर दिया कि मंदिर तोड़ने वाला कोई सिरफिरा था, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। पाकिस्तानी मीडिया ने ही बताया था कि 2014 तक वहां हिंदुओं की करीब 1.5 लाख एकड़ जमीन जो धर्मस्थलों के नाम पर थी, उस पर ETPB यानी इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का कब्जा था। फिर भी पाकिस्तान सरकार का दावा है कि उसने हिंदू मंदिरों, शमशान घाट, दूसरे धर्मस्थलों को बचाने के लिए कमेटी बनाई है। इमरान खान की वो कमेटी क्या करती है पता नहीं। इतना मालूम है कि जिन्ना पर भरोसा करके जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए, उनका वजूद, उनकी धार्मिक पहचान, उनकी आस्था सब खतरे में।
पाकिस्तान में आस्था पर आक्रमण। तो क्या मदीने की रियासत में आज तक कोई मंदिर दिखा सकते हैं? इमरान खान का मंदिर मिटाओ जिहाद। अगर तुम मंदिर बनाओगे तुम्हारी गर्दनें काट कर कुत्तों के सामने रख देंगे। पाकिस्तान में मंदिर बनाना गुनाह है। इनके लिए वो कंडीशंस नहीं क्रिएट करनी चाहिए। हम यहाँ बराबर के शहरी नहीं और हमारे राइट्स नहीं। ये आस्था के साथ खिलवाड़ की तस्वीरें हैं। ये हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तान में चलाए जा रहे जिहाद की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बानगी हैं उस पाकिस्तान की जिसका वजीर आजम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात तो करता है, लेकिन उसी के नाक के नीचे कट्टरपंथी मंदिरों में तोड़फोड़ करते हैं, हिंदुओं के पूजा स्थल को मिटाने की साजिश रचते हैं। एक के बाद एक पाकिस्तान में मंदिरों पर हर रोज हमले होते हैं। मंदिर मिटाओ जिहाद के तहत कट्टरपंथी हिंदुओं की आस्था पर आक्रमण करते हैं। अपनी हिंदू कम्युनिटी, अपनी मसीह बरादरी, अपने सिख, जो भी हमारी माइनॉरिटीज है, कैलाश में हमारी माइनॉरिटीज है, हमें किसी सूरत इनके लिए वो कंडीशंस नहीं क्रिएट करनी चाहिए कि इनको भी फील हो कि हम यहाँ बराबर के शहरी नहीं और हमारे राइट्स नहीं। झूठ बोलते हैं इमरान, सफेद झूठ। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ना सिर्फ भेदभाव होता है, बल्कि वो अपने धर्म की रक्षा के लिए आवाज तक नहीं उठा सकते। पाकिस्तान में हिंदू अपनी पूजा पद्धति का भी पालन नहीं कर सकते। नए मंदिर बनने की बात तो छोड़िए, पाकिस्तान में पुराने मंदिरों को ढहाने का जैसे सिलसिला सा चल पड़ा है, खासकर सिंध प्रांत में जहां हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में मंदिरों पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सिंध प्रांत के थार पारकर जिले के नागर पारकर में इस्लामी कट्टरपंथियों ने दुर्गा माता की मूर्ति को खंडित कर दिया। यही नहीं, उन्होंने मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की। उसके बाद से हिंदुओं में खासा गुस्सा है और उनके अंदर असुरक्षा की भाव वो हिंदुओं को काफिर कहते हैं, हिंदुओं से घृणा करते हैं, हिंदुओं बहनों बेटियों को किडनैप करके बलात्कार करके धर्म परिवर्तन करवाते हैं। इनकी ये बहुत ही पिशाचिक सोच है। ये सोच समझने दुनिया को दिखाने के लिए इस्लामाबाद में मंदिर बनवाने का ऐलान करते हैं, लेकिन कट्टरपंथियों के साथ पाकिस्तान की आवाम भी मंदिरों के पक्ष में नहीं। पाकिस्तान की बहुसंख्यक आबादी का मानना है कि मंदिर की जगह मस्जिदें बननी चाहिए। मतलब ये कि पाकिस्तान में हिंदू पूजा पाठ भी नहीं कर सकते, त्योहार भी नहीं मना सकते, अपने रीति रिवाज का पालन भी नहीं कर सकते। यकीन नहीं आता तो सुनिए पाकिस्तान के इस मौलाना की बात, जो खुलेआम पूरी दुनिया के सामने मंदिर मिटाओ जिहाद की बात कर रहा है, जो अपनी सरकार को भी चुनौती दे रहा है कि वो भी पाकिस्तान में मंदिर बनाने का ख्वाब न देखे। किसने किस तरह दिया होगा यहाँ पैसे। मस्जिदें चंदू से बन रही हैं और मंदिर पाकिस्तान के खजाने से पैसे निकालकर मंदिर बन रहे हैं। और वफाकी वजीर कह रहा है जी ठीक है जी, बराए मजहबी उमूर भी कह रहा है जी बनेगा,
मैंने कहा ठीक है, बनाओ तुम मंदिर। अगर तुम मंदिर बनाओगे तो पाकिस्तानी कौम और गैरतमंद कौम ये तुम्हारी गर्दनें काट कर मंदिर के बाहर फिरने वाले कुत्तों के सामने लाते हैं। बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान में मंदिरों को निशाना बनाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन 1992 के बाद पाकिस्तान में 100 से ज्यादा मंदिरों को या तो तोड़ दिया गया या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान की इमरान सरकार ने 400 मंदिरों को दोबारा खोलने का फैसला किया था, लेकिन कट्टरपंथियों के दबाव में अब तक इस फैसले को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। सुपर पावर बनने की सनक ने चीन को 60 साल पीछे पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है। 60 साल पीछे चीन एक बार फिर ऐतिहासिक भुखमरी की चपेट में आ गया है। अपने पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने के चक्कर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नजर ही नहीं आया कि चीन की करतूतों का हिसाब चुकता करने के लिए कुदरत भी तैयार है। चीन यह भी भूल गया कि कुदरत की लाठी बेआवाज होती है। वो लाठी जिस पर पड़ती है उसे पता भी नहीं चलता कि कब उसका खेल खत्म हो गया। चीन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। भारत से लेकर ताइवान तक को जंग की धमकी दे रहे शी जिनपिंग अब परेशान हैं कि चीन की जनता का पेट कैसे भरेंगे। वहां कोरोना संकट की वजह से खेतों में बुआई ठीक से नहीं हो पाई। जहां फसलें बोई गई वहां 60 लाख हेक्टेयर खेती इस साल बाढ़ में बह गई। चीन में जिन किसानों के पास अनाज है वो उसे अपने गोदाम में रखकर मुनाफा कमाने की कोशिश में जुटे हैं। नतीजा यह कि चीन की बड़ी आबादी अब दाने दाने को मोहताज है। अनाज की कमी चीन में पहले भी थी, लेकिन तब उसकी भरपाई मीट से हो जाती थी। दिक्कत यही है कि चीन में मीट का संकट पिछले साल ही शुरू हो गया था। वहां सबसे ज्यादा खपत पोर्क यानी सुअर के मीट की होती थी। पिछले साल अफ्रीकन स्वाइन फ्लू नाम की बीमारी की वजह से वहां पिग फार्मिंग 40% बर्बाद हो गई। कुछ दिन पहले वहां शी जिनपिंग ने क्लीन योर प्लेट अभियान शुरू किया। थाली में अनाज बर्बाद न हो इस पर सख्ती से पहरा भी लगा दिया गया। चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली के मुताबिक चीन के स्कूलों में बच्चों को टिफिन खाने के बाद उसकी फोटो अपने टीचर को भेजने का हुक्म जारी किया गया। पिछले हफ्ते चीन के सरकारी मीडिया में एक खबर छपी थी फोटो के साथ, जिसमें मंगोलिया बॉर्डर पर लोग ट्रकों के एक काफिले का स्वागत करते नजर आए। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि उन ट्रकों में 30,000 भेड़ें थी जिन्हें मंगोलिया की सरकार ने दान में भेजा था। चीन के लोग खुश थे कि दान में मिली भेड़ों से कुछ लाख लोगों का पेट तो भर ही जाएगा। भोजन मिलने की उम्मीद में जब लोग ऐसे खुश होने लगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूख की मार कितनी गहरी होगी। चीन के लिए चिंता की बात यह कि संकट अभी शुरू हुआ, आने वाले दिनों में यह और भी गंभीर हो सकता है। चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस का अनुमान है कि 2025 तक चीन की तीनों प्रमुख फसलों चावल, गेहूं और मक्का, इनका उत्पादन जरूरत से 25% कम होगा। वो भी तब जब सूखे या बाढ़ का हमला न हो। ऐसे में अब शी जिनपिंग को एक ही रास्ता समझ में आ रहा है कि जमीन ढूंढी जाए हड़पने के लिए। जंग छेड़कर जमीन हड़पने का उनका प्लान तो फेल हो चुका है। अब शी जिनपिंग दूसरे देशों की जमीन ढूंढ रहे हैं ताकि उसे किराए पर लेकर खेती और पशुपालन करा सके। दुनिया भर में चीन के जंग का नगाड़ा भारत में एलएसी पर चीन की चालबाजी। ताइवान पर कब्जे के लिए तांडव। वियतनाम को दे रहा है धमकी। दर्जनों देशों के साथ चीन का विवाद। चीन दूसरे देशों की जमीन को हथियाने के लिए हर हथकंडा अपनाता है। जिस देश की जमीन पर उसकी निगाह गड़ जाती है, उसे हासिल करने के लिए वो कर्ज से लेकर ताकत तक का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं रहता। लेकिन भारत के साथ उलझते ही चीन के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई।
खुद को दुनिया का सुपर पावर बताने वाले चीन की ऐसी पोल खुली कि अब ना तो दुनिया में कोई देश उसके साथ खड़ा है और ना ही कोई उसकी धमकियों पर ध्यान दे रहा है। ताइवान और वियतनाम जैसे छोटे देशों ने भी चीन को उसकी हद में रहने की चेतावनी देनी शुरू कर दी है। दशकों से चीन अपनी लाल सेना की ताकत का प्रदर्शन कर दुनिया के तमाम देशों को डराता और धमकाता आया है, लेकिन एलएसी पर भारतीय सेना ने उसी लाल सेना को जिस तरीके से पटकनी दी, उससे उसकी पोल खुल गई। अब पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि चीन अपने आप को जिसके बूते ताकतवर बताता है वो महज एक दिखावा है, यानी कि चीन की सेना पूरी तरह से कमज़ोर है। ये दुनिया के देशों को पता चल चुका है। यही नहीं, चीन तो अंदर से खोखला भी हो चुका है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है वहाँ पे फैली भुखमरी। चीन अपने आप को एक तरफ सुपर पावर बताता है तो वहीं दूसरी तरफ उसी के देश में लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। झूठे शक्ति प्रदर्शन करने वाले चीन की असली तस्वीर अब दुनिया के सामने आ चुकी है। भारत से मुंह की खाने के बाद चीन ने अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान की राह पर चलना शुरू कर दिया। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने आतंकियों और यहां तक कि तालिबान से भी हाथ मिला लिया है। लेकिन पाकिस्तान की राह पर चलना चीन को अभी से महंगा पड़ने लगा है। चीन की हालत भी पाकिस्तान जैसी ही होती जा रही है। इन दिनों चीन में रोटी के लिए वैसा ही हाहाकार मच गया है जैसा पाकिस्तान में है। चीन इस वक्त भयानक अनाज संकट से गुजर रहा है। चीन में खाद्य महंगाई दर 13.2% तक पहुंच गई है। बाजार में मांस और अनाज की भारी कमी हो चुकी है। चीन में सबसे ज्यादा खपत सूअर के मांस की है, जिसके दाम में 86% का उछाल आ चुका है, जबकि गेहूं के दाम 40% तक बढ़ गए हैं। इन सब के अलावा खाने पीने के हर सामान की कीमत आसमान पर पहुंच चुकी है। Food up 11.2% and pork prices up 52%. China continues to struggle with declining pork production because of the swine flu. As their economy continues to open, more restaurants come online, is going to cause anything that had a shortage involved with it because of the pandemic, and all the way down to even commodities and medical costs, they're all going to surge in value, and we'll see inflation data continue to increase. चीन में खाने पीने के सामान की कमी कोरोना की आफत आने से पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन चीन ने इस समस्या पर ध्यान देने के बजाय इसे छिपाने पर ज्यादा जोर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1 साल के अंदर ही हालात बेकाबू हो गए और अब पूरे चीन में हाहाकार मचा हुआ है। इस वक्त चीन में खेती वाली जमीनें या तो बंजर हो चुकी हैं या फिर उन पर कुदरत की ऐसी मार पड़ी है कि वहां फसल उगाई ही नहीं जा सकती। चीन की नीतियों की वजह से वहां पर खेती की जमीन कम रह गई है। इसके कई कारण हैं। एक जो औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण वहां पर चीन में जो खेती के लायक जमीन है वो बहुत कम रह गई, वो खाली 15% रह गई है, जबकि भारत में ये 50% है। इसके अलावा वहां पर आज खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते, वहां पानी की कमी है। चीन में खाद्यान्न संकट कितनी तेजी से गहराता जा रहा है, इसका अंदाजा चीन के खाद्यान्न के आयात के आंकड़ों को देखकर लगाया जा सकता है। चीन में साल दर साल अनाज की जरूरत बढ़ती चली जा रही है और उसका उत्पादन कम होता जा रहा है। 2020 की पहली छमाही में चीन में अनाज का आयात 23% तक बढ़ गया। चीन ने पिछले साल के मुकाबले 7.5 करोड़ टन ज्यादा अनाज आयात किया, जिसमें गेहूं के आयात में 200% का इजाफा दर्ज किया गया। चीन के ये आंकड़े बता रहे हैं कि चीन में भुखमरी के बम का विस्फोट हो चुका है और खाने का संकट तेजी से बढ़ रहा है। चीन में खाने पीने के सामान की किस कदर किल्लत हो चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी बीजिंग समेत देश के कई बड़े शहरों में खाने पीने के स्टोर खाली हो चुके हैं। खाने का सामान खरीदने के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। चीन को राशन खाना पीना इंपोर्ट करना पड़ा, तकरीबन 22.7% और ज्यादा इंपोर्ट किया गया खाने के सामान में। और जो प्रोक्योरमेंट है, गेहूं का प्रोक्योरमेंट, सरकारी प्रोक्योरमेंट,
वो 17.2% कम हुआ है, जिससे महंगाई को देखते हुए, खाने की महंगाई को देखते हुए आम जनता में बहुत रोष है। चीन में भुखमरी की सबसे बड़ी वजह चीन सरकार की नीतियां हैं, जिसका खमियाजा चीन की जनता भुगत रही है। लेकिन इसके बाद भी चीन की शी जिनपिंग की सरकार की आंखें नहीं खुल रही। चीन की सरकार जनता के लिए अनाज का इंतजाम कराने से ज्यादा सीमा पर तनाव बढ़ाने में लगी हुई है। चीन की सबसे बड़ी मुश्किल है उसकी आबादी। दुनिया के 22% लोग चीन में रहते हैं, यानी दुनिया के 22% लोगों के पेट भरने की जिम्मेदारी चीन पर है, जबकि उसके पास खेती योग्य ज़मीन सिर्फ 7% है, जो कि उसकी गलत नीतियों की वजह से लगातार बंजर होती जा रही है। ऐसे में चीन को दुनिया भर से अनाज की भीख मांगनी पड़ रही है। चीन एक तरफ तो दुनिया भर से अनाज के आयात की कोशिश में जुटा है, यहाँ तक कि चीन अमेरिका से सोयाबीन खरीदने के लिए भी बातचीत कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी समझ चुका है कि वो अपने देश में मौजूद खेती लायक जमीन के दम पर अपनी जनता का पेट नहीं भर सकता। इसीलिए उसने एक नई साजिश पर काम करना शुरू कर दिया है। इस साजिश के तहत चीन अब दूसरे देशों में जमीन लेने की योजना बना रहा है। उसकी कोशिश दूसरे देशों में लीज पर जमीन लेने की है। चीन दूसरे देशों में लीज पर जमीन लेकर खेती करना चाहता है, लेकिन चीन की विस्तारवादी नीति को देखते हुए दुनिया का कोई भी देश उसे जमीन देने को तैयार नहीं है। इसके बाद चीन ने पाकिस्तान की उपजाऊ जमीन पर अपनी नजर गड़ा दी और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चीन ने जमीन हासिल भी कर ली। चीन और पाकिस्तान सरकार के बीच कृषि प्रदर्शन योजना के नाम पर एक समझौता हुआ, जिसके तहत चीन ने सिंध में हजारों एकड़ जमीन अपने कब्जे में ले ली। दशकों से चीन पाकिस्तान में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों की लूट कर रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में तो इसने काफ़ी हद तक इन संसाधनों को लूटा भी है। लेकिन चीन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि इन इलाकों में ज़मीन खेती लायक नहीं है और ना ही यहाँ की जलवायु। ऐसे में चीन की नज़र अब पड़ी है सिंध प्रांत में। चीन ने एक समझौते के तहत सिंध प्रांत की ज़मीन को हड़पना शुरू किया है। अब उस ज़मीन पर चीन की कंपनियां खेती करेंगी और उसका सारा अनाज बीजिंग भेजा जाएगा। चीन ने पाकिस्तान से जमीन भले ही लीज पर ली, लेकिन चीन अब ये जमीन कभी छोड़ेगा ये लगभग नामुमकिन है। चीन ने इससे पहले बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में खनिज और प्राकृतिक गैस निकालने के लिए हजारों एकड़ जमीन ली, फिर उन पर अपने कारखाने लगाए। कर्मचारियों के नाम पर चीन ने अपने नागरिकों को वहां बसाना शुरू कर दिया। अब हालात ये हैं कि बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में चीन ने पाकिस्तान की जमीन पर अपनी सैन्य छावनियां बनानी शुरू कर दी। चीन की इन हरकतों को देखकर यह माना जा रहा है कि कृषि समझौते के नाम पर सिंध में ली गई जमीन पर भी शी जिनपिंग इसी तरह कब्जा जमाएंगे। जानकार तो इसे चीन की पाकिस्तान को निगलने की एक साजिश भी मान रहे हैं। चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान की जमीन हो, चाहे ग्वादर की जमीन हो, अब सिंध में पाकिस्तान 2 द्वीपों को चीन को देने की सोच रहा है। सी पैक उनके रास्ते से निकला है और चीन जिस प्रकार से उनको हथियार सप्लाई कर रहा है, जिस प्रकार से उनको लोन दे रहा है, उसके हिसाब से पाकिस्तान पर एक तरह से चीन का पूरा कब्जा है। चीन में अनाज के संकट को वहां की सरकार भी अच्छी तरह समझ चुकी है। यही वजह है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद भोजन बचाने की मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत लोगों को ये नसीहत दी जा रही है कि वो अपना खाना बर्बाद ना करें। चीन की सरकार खाने की बर्बादी रोकने के लिए हजारों करोड़ का विज्ञापन कर रही है। टेलीविजन चैनल पर भोजन की बर्बादी रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी भी इस मुहिम से जुड़ी हुई है। 食堂运行以来，都是实行了那个分产制和自主产两种形式，其主要目的就是杜绝那个餐饮浪费，实行光白行动。餐厨垃圾这一块啊，我们至少一个人要2个菜来。现在的话，我们就是按需取量，特别是疫情过后。 चीन भोजन की बर्बादी रोकने के लिए जो मुहिम चला रहा है, उसकी वजह मजबूरी है, क्योंकि चीन में अब दाने दाने का संकट खड़ा हो चुका है और चीन की सरकार को यह पता है कि दुनिया में बड़ी बड़ी क्रांति जनता की भूख से ही शुरू हुई है। इसलिए शी जिनपिंग को भी ये डर सता रहा है कि अगर अनाज संकट पर काबू न पाया गया तो जनता सड़क पर आ सकती है और उन्हें गद्दी से उखाड़ फेंक सकती है। इसलिए शी जिनपिंग एक तरफ तो अनाज के इंतजाम में जुटे हैं, दूसरी ओर जनता को बरगलाने में भी लगे हुए हैं ताकि उसका गुस्सा
ना भड़के। दूसरे देशों में लीज यानी पट्टे पर जमीन लेकर अनाज उगाने, मांस के लिए जानवर पालने का आइडिया शी जिनपिंग का नहीं है। यह काम चीन की सरकार ने 2004 में ही शुरू कर दिया था। तब उसने लाओस और कंबोडिया की जमीन लीज पर ली थी। हुआ यह कि 1995 में अमेरिका के वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर लेस्टर ब्राउन ने एक रिपोर्ट लिखकर पूछा कि चीन का पेट कौन भरेगा। उन्होंने चीन में अनाज की मांग और उत्पादन के बीच भारी अंतर की याद दिलाई। इस रिपोर्ट के बाद चीन में बदहवासी छा गई, लेकिन वहां फसल का थोड़ा उत्पादन बढ़ने के बाद मामला ठंडा हो गया। चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने अमेरिका की उसी रिपोर्ट की याद 2004 में दिलाई थी। पीपल्स डेली ने बताया कि 1998 से चीन में फसलों का उत्पादन कम होने लगा, इसलिए वहां की सरकार ने विदेशी जमीन लीज पर लेकर खेती कराने का फैसला लिया। लाओस और कंबोडिया के बाद चीन की सरकार ने पूर्वी साइबेरिया में रूस की बंजर और बर्फीली जमीन किराए पर ली। यूक्रेन से भी 50 साल के लिए लीज पर जमीन ली गई। 3 साल पहले लैटिन अमेरिका के देश अर्जेंटीना में भी चीन ने किराए पर खेत ले ली। इतना भटकने के बाद चीन में खाद्यान्न संकट कम नहीं हुआ। अब शी जिनपिंग एक बार फिर जमीन की तलाश में निकल पड़े हैं। हालांकि उनके लिए यह काम भी आसान नहीं है। अभी पाकिस्तान, केन्या, कांगो, जाम्बिया, नाइजीरिया, इन जैसे देशों पर शी जिनपिंग की नजर है। ये वो देश हैं जिनको चीन ने भारी भरकम कर्ज दे रखा है। तो माना जा रहा है कि चीन इन देशों पर जमीन देने के लिए दबाव डाल सकता। ऐसा हुआ तो चीन का खाद्यान्न संकट उन देशों में गृह युद्ध भड़का सकता है, क्योंकि ये तमाम देश पहले से भुखमरी की चपेट में। केन्या में करीब 1 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर हैं। कांगो में 2 करोड़ से ज्यादा। नाइजीरिया के बारे में संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अगले 12 महीने में 3 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में चीन की मदद ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका जैसे देश कर सकते हैं, लेकिन अपने बम, मिसाइल और लड़ाकू विमानों की धौंस दिखाकर चीन ने मदद का यह रास्ता खुद ही बंद कर लिया। चीन में रोटी के लिए हाहाकार, अनाज के लिए चीन में कोहराम। अब पाकिस्तान में खेती करेगा चीन। सिंध की जमीन पर चीन ने किया कब्जा। चीन में अनाज का संकट दशकों पहले शुरू हुआ, लेकिन चीन ने अपनी चालबाजियों से इसे दुनिया के सामने नहीं आने दिया और जनता की आवाज को भी ताकत के दम पर कुचल दिया। लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि चीन के कई इलाकों में भूखमरी का संकट पैदा हो गया है और चीन की भूख का काला सच अब दुनिया के सामने भी आ चुका है, क्योंकि चीन को अनाज संकट से निपटने के लिए दुनिया भर में भीख मांगनी पड़ रही है। चीन में अनाज संकट 1-2 सालों में खत्म होने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में चीन को अनाज की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास खेती की ज़मीन कम है और साथ ही साथ खपत से बहुत कम उपज है। इसलिए अब चीन ने पाकिस्तान की ज़मीन को हड़पने के लिए जाल बुनना शुरू कर दिया है। चीन पैसे के दम पर अब तक पाकिस्तान के खनिज और प्राकृतिक संसाधनों को ही लूट रहा था, लेकिन अब उसने खेती की जमीन के लिए भी पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सिंध में पाकिस्तान की हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा करने के बाद वो दूसरे इलाकों में भी पैर फैलाने में जुट गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो मुल्क दुनिया का सुपर पावर होने का दावा करता था, वहां इस कदर अनाज का संकट क्यों हुआ है? इसकी पहली वजह तो चीन की जनसंख्या है, जिसके मुकाबले चीन में खेती लायक जमीन की भारी कमी है, जिससे चीन की जरूरत के मुताबिक उत्पादन नहीं हो पाता। इसके अलावा चीन ने अपने देश में जिस तरह से बेहिसाब औद्योगिकरण किया है, उससे भी अनाज का संकट गहरा गया है। चीन ने 70 के दशक से पूरे देश में बांध बनाने का सिलसिला शुरू किया, जिसका असर यह हुआ कि देश में खेती लायक बहुत सी जमीन बंजर हो गई। यही नहीं, चीन ने मौसम के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया, उससे भी अनाज की पैदावार में कमी आ गई और देश में अनाज का संकट बढ़ता चला गया। चीन में अनाज संकट की सबसे बड़ी वजह उसकी विस्तारवादी नीति भी है। पहले तो चीन ने अपने ही देश में बेहिसाब उद्योग धंधे लगाकर खेती की जमीन को कम कर दिया। रही सही कसर बांध और उसकी दूसरी ऐसी परियोजनाओं से पूरी हो गई। इसके साथ ही चीन ने दुनिया भर में जमीन के कब्जे का जो अभियान चलाया,
उससे ज्यादातर देश चीन से नाराज हो गए और उन्होंने चीन के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया, जिससे चीन एक गंभीर अनाज संकट में फंस गया। या तो जमीन किराए पे ले या जमीन खरीदे या दूसरों का जमीन जबरदस्ती ग्रैब करे, कैप्चर करे। तो ये चीन की रणनीति है और ये अब इसको कह सकते हैं कि चीन की व्यवस्था है कि उसको जमीन चाहिए, खेती का जमीन। चीन में इस वक्त जो अनाज का संकट शुरू हुआ है उसकी वजह चीन की गलतियों के अलावा कुदरत की मार भी है, क्योंकि चीन को कुदरत ने ऐसी सजा दी है जिससे उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। असल में चीन ने दुनिया को नुकसान पहुंचाने का जो गड्ढा खोदा था वो खुद उसी में गिर गया। दरअसल इस साल चीन की सबसे बड़ी यांगत्से नदी में भयंकर बाढ़ आई, जिसकी वजह से चीन की 60 लाख हेक्टेयर खेती तबाह हो गई। दूसरी ओर अफ्रीका में स्वाइन फ्लू का कहर टूट पड़ा, जिसमें अफ्रीका के 40% सूअर मर गए, जिसके बाद अफ्रीका से सूअर का आयात भी कम हो गया। अनाज की कमी होते ही चीन में काला बाजारी शुरू हो गई, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। इस बीच कोरोना का कहर भी टूट पड़ा। कोरोना के शुरू होते ही दुनिया के बहुत से देशों ने एहतियातन अनाज का निर्यात बंद कर दिया। ऐसे में चीन में हाहाकार मचना तय था, क्योंकि चीन में दुनिया की 22% आबादी रहती है, जबकि उसका अनाज का उत्पादन दुनिया के अनाज उत्पादन का महज 7% ही है। चीन में अनाज के संकट को इस बात से भी समझा जा सकता है कि अब चीन को मंगोलिया जैसे मुल्क से भी मदद लेनी पड़ रही है। मंगोलिया में भेड़ पालन मुख्य पेशा है, इसलिए चीन को मंगोलिया से भेड़ का आयात करना पड़ रहा है। यही नहीं, चीन पाकिस्तान से गधे भी खरीद रहा है। इन सभी चीजों के मांस का इस्तेमाल चीन में खाने के लिए होता है। इस तरह खुद को दुनिया का सुपर पावर कहने वाला चीन फिलहाल मंगोलिया और पाकिस्तान के भरोसे अपना पेट भरने को मजबूर है। मंगोलिया से कहीं भेड़े मंगवा रहे हैं, कहीं से गधे मंगवाए जा रहे हैं पाकिस्तान से, क्योंकि आज वहां पर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि उसको खत्म करने के लिए चीन कहीं से भी अनाज खरीदने के लिए तैयार है और वो खरीद रहे हैं पूरी दुनिया से। चीन के अनाज संकट की वजह उसकी विस्तारवादी नीति ही है। दुनिया के बाजार पर कब्जा करने के लिए उसने अपने देश में बेहिसाब फैक्ट्रियां खोल दी और बिना सोचे समझे उद्योग धंधे लगा दिए। इसके साथ ही उसकी जमीन की भूख भी जारी रही, जिसके लिए उसने छोटे और गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसाना शुरू किया। चीन अपने इन नीतियों को अंजाम देने के लिए इतना आगे चला गया कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना ही भूल गया और आज चीन की जनता अपने हुक्मरानों की गलतियों की सजा भुगतने को मजबूर है। चीन ने अपने देश की खेती लायक जमीन को तो लालच की वजह से तबाह कर दिया। अब जब चीन में खाने को लेकर कोहराम मचा है तो अब चीन दूसरे देशों की जमीन को लीज पे ले रहा है, जहां वो खेती करवाएगा। इसकी नज़र सबसे पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ज़मीन पर पड़ी, जहां उसने हज़ारों एकड़ ज़मीन को इसी समझौते के तहत हड़पना शुरू किया और वहां पे वो अब अनाज उगाएगा। यही नहीं, दुनिया के कई और देशों में वो पैसों के बूते पर ज़मीन लीज पर ले रहा है, जहां उसकी कंपनियां जाकर खेती करेंगी। चीन में अनाज संकट को कम करने के लिए चीन सरकार ने यूक्रेन में 30 लाख हेक्टेयर जमीन लीज पर ली है। इसके अलावा चीन लाओस, कंबोडिया और अर्जेंटीना में भी लीज पर जमीन लेकर खेती कर रहा है। चीन में भूखमरी फैल गई, शहरों से ज्यादा बुरा हाल गांवों का है। लेकिन ऐसी हालत में भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पूरी दुनिया में जंग का राग आलाप रहे हैं। अब तक ये माना जा रहा था कि चीन अपनी जमीन की भूख की वजह से जंग चिल्ला रहा है, लेकिन चीन में फैली भूखमरी के सामने आने के बाद ये माना जा रहा है कि चीन में सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़क उठा है। ऐसे में जनता को बरगलाने के लिए ही चीन की सरकार ने जंग का राग छेड़ा है। शी जिनपिंग लोगों का ध्यान बटाने के लिए एक तरह से जंग का राग अलाप रहे हैं। वो लोकल मीडिया से ये कह रहे हैं कि कहीं भारत से खतरा है, कहीं ताइवान से खतरा है, कहीं साउथ चाइना सी में अमेरिका चीन के लिए खतरा बना हुआ है, ताकि जो लोकल पॉपुलेशन का ध्यान सेना की तरफ जाए, जंग की तरफ जाए और वो अनाज की कमी, जिसके लिए वो एम्प्टी प्लेट कंसेप्ट बोलते हैं, उससे हटे। चीन की नीतियों को देखते हुए उसे 1995 में ही ये चेतावनी दे दी गई थी कि अगर उसने खुद को नहीं बदला तो आने वाले वक्त में वो भुखमरी का शिकार हो सकता है। लेकिन चीन ने दुनिया की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और कुदरत के साथ खेलने की गलतियों से बाज नहीं आया, जिसका खमियाजा आज पूरा चीन भुगत रहा है।